हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? चलिए, मैं आज 29 तारीख तक करंट अफेयर पढ़ा चुका था, तो मैं 30 जून 2020, 1 जुलाई 2020 तथा 2 जुलाई 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। आप आ जाइए मेरे साथ और शुरू करते हैं करंट अफेयर। चलिए, कह रहा भारत ने टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र सहित लगभग 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप जानते ही हैं। तो किसके तहत लगाया गया है ये? देखिए, ये आईटी एक्ट के तहत लगाया गया है। आईटी एक्ट कब का? आईटी एक्ट 2000 का है। आईटी एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 69A। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी देश की संप्रभुता, अखंडता को खतरा हो तो वो इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। भारत ने उसी के तहत चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीनी ऐप जासूसी का काम कर रहे थे भारत में। भारत के डाटा को जो है ये सिक्योरिटी के लिए खतरा बने हुए थे, इसीलिए भारत सरकार ने यही कह करके इन ऐप पे प्रतिबंध लगाया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो आप सेक्शन याद रखिएगा। एक तो पेपर में ये भी पूछा गया एक बार, आईटी एक्ट कब का है? तो आईटी एक्ट 2000 एंड लेटेस्ट, और इसके सेक्शन 69A के तहत लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जिस और इंटरपोल से मदद मांगी? देखिए, ये ईरान ने किया है। ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने देखिए, अमेरिका ने ईरान के एक कमांडर थे जिनका नाम था कासिम सुलेमानी, जिनके बारे में मैं पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में इनको मार दिया था। तो उसी के तहत ईरान ने अब क्या करा है? इंटरपोल में शिकायत करी है और कहा है कि आप रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए। किसके विरुद्ध? ट्रंप के विरुद्ध। क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस? मैं आपको बताऊं। जब रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया जाता है, जो भी देश होता है पहले वो इंटरपोल से मदद मांगता है। अगर इंटरपोल उससे सेटिस्फाई होता है तो इंटरपोल उस व्यक्ति के खिलाफ या संस्था के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। रेड कॉर्नर नोटिस के तहत इंटरपोल जो है विश्व में कहीं भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो ईरान ने इंटरपोल से रिक्वेस्ट की है कि आप ट्रंप के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए। ठीक हो गई? इंटरपोल का मतलब क्या है? देखिए, ये है इंटरपोल। इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है ये, जिसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी, 1923 को हुई थी। ऑस्ट्रिया वियना में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर जो मैं बात करूं वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है आपका लियोन, फ्रांस में है। तो इंटरपोल का लियोन, फ्रांस में हेडक्वार्टर है। हमारे यहाँ से किरण बेदी भी अपॉइंट रही हैं यहाँ पे काफी समय तक। ठीक होगी बात? चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कह रहा किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, ये दिल्ली ने की है प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा। आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से दिल्ली में थोड़ी स्थिति खराब हो रही है। तो उसी के चलते ये प्लाज्मा बैंक बनाने की, प्लाज्मा हॉस्पिटल बनाने की बात कही है दिल्ली सरकार ने। कहाँ पे बन रहा है ये बन रहा है ILBS में। ILBS मतलब है आई फॉर इंस्टीट्यूट, L फॉर आपका ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस। ठीक होगी बात? बिलियरी साइंस है SCIENCE और बिलियरी BILLIARY, बिलियरी साइंस के तहत ये स्थापित किया जा रहा है। देखिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? प्लाज्मा बैंक बना रहे हैं। प्लाज्मा का थ्योरी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी क्या है? आपको पता होनी चाहिए, तभी काम चलेगा। प्लाज्मा थेरेपी, इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने भी परियोजना शुरू की है प्लाज्मा की, प्लाज्मा प्लेटिना। उस पर भी आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बात करेंगे। पहले मैं आपको प्लाज्मा थ्योरी बता देता हूँ। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोविड-19 का वो पॉजिटिव हुआ है। सपोज आप जानते हैं भारत में 70-75% जो है हमारे यहाँ पे कोविड-19 का जो
ठीक हो रहे हैं व्यक्ति, तो सबसे विश्व में सबसे अधिक परसेंटेज है सक्सेस रेट, यानी कि जो स्वस्थ होने की दर है भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, उसे कोरोना हुआ और वो स्वस्थ हो गया। देखिए वो स्वस्थ कब होगा? स्वस्थ जब होगा जब उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएंगे। एंटीबॉडी क्या करते हैं? एंटीबॉडी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, चाहे वायरल हो चाहे बैक्टीरिया हो, तो उनसे लड़ते हैं। अब कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था बॉडी में, तो एंटीबॉडी बने हैं, तभी तो व्यक्ति स्वस्थ हुआ है। ठीक बात है। तो जो वो एंटीबॉडी बने हैं, सरकार क्या कह रही है कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करिए, उस प्लाज्मा से एंटीबॉडी निकाले जाएंगे, उन्हें बैंक की तरह स्टोर किया जाएगा, और जो कोविड अब वो जो आपके एंटीबॉडी बन गए हैं वो एंटीबॉडी अब कोरोना से लड़ सकते हैं। तो जो व्यक्ति अभी इन्फेक्टेड है और उसमें रिकवरी नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति के ब्लड में वो एंटीबॉडी डाले जाएंगे। उससे क्या होगा? एंटीबॉडी उस कोरोना के विरुद्ध लड़ेंगे और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। अगर उसकी खुद की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है, तो क्या होगा? तो वो बाहर से एंटीबॉडी ट्रांसप्लांट करके व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। देखिए इसमें भी बहुत सी मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती है, माइनर प्रॉब्लम्स हो जाती है। ज़रूरी है कि जो प्लाज्मा आपने एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र किया है वो उसके लिए सही हो, मतलब वो मैचिंग हो उसकी बॉडी के साथ, उसकी बॉडी सही से रिएक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे सही, तभी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन सरकार प्रयास कर रही है, अच्छी बात है, नई नई चीज़ों पे प्रयास करना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक व्यक्ति को स्वस्थ करना, यानी कि हमारे जो डेथ रेट है उसे किस तरह से कम किया जाए। ठीक हो की बात? चलिए मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, तो कह रहा चीनी कंपनियों की भूमिका को देखकर बिहार सरकार ने किस नदी पर पुल निर्माण के लिए एक प्रोजेक्ट था उसे खत्म कर दिया है, रद्द कर दिया। देखिए गंगा नदी पर एक्चुअल में हुआ क्या, आप जानते हैं महात्मा गांधी सेतु NH-19 जाता है बिहार से, और वहाँ पे महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है गंगा के ऊपर। तो उसके समानांतर एक सड़क बन रही है, तो सड़क जो बन रही है उसके ऊपर 5.7 किलोमीटर का एक पुल बनना है। तो उसका टेंडर निकाला गया था, लेकिन चीनी कंपनियों के आवेदन देख के सरकार को लगा कि चीनी कंपनी के ऊपर टेंडर चला जाएगा, और एक बार टेंडर छूटने के बाद उसे रद्द करना, बहुत से नियम हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, जो करना मुश्किल हो जाता है। तो सरकार ने पहले ही टेंडर को क्या कर दिया? टेंडर को पहले ही रद्द कर दिया है, यानी टेंडर ओपन ही नहीं हुआ है। ठीक है, ये है वो, ये 2,926 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसको स्टेक होल्ड कर दिया है, टेंडर को रद्द कर दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा भारत के किस पड़ोसी देश के स्टॉक एक्सचेंज में 29 जून को आतंकी हमला हुआ? आप जानते हैं पाकिस्तान में ही आतंकी हमला हुआ। ठीक बात है, वहाँ पे कहीं डेथ्स भी हुई है। चलिए आजकल आप जानते ही हैं वर्क एट होम का टाइम है, तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो अपने देश में ही वर्क एट होम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मजाक की बात है। चलिए नेक्स्ट, टिड्डियों को काबू में करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला भारत पहला देश बन गया है विश्व का। ठीक बात है, भारत ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, ड्रोन से छिड़काव कर रहे हैं। ठीक है, दवा का छिड़काव किया जाता है ड्रोन से, जिससे कि टिड्डियों पे जो हमला है उसे कंट्रोल किया जा सके। देखिए भारत में भी मुख्य रूप से ये राजस्थान में किया गया। उसके बाद MI-17 भी उतार दिया है सरकार ने टिड्डियों के खिलाफ छिड़काव करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, तो आप अभी देखेंगे, हम चर्चा करेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। केंद्र सरकार ने किस कंपनी का IPO लाने की प्रक्रिया के तहत इसके वैल्यूएशन के लिए मर्चेंट बैंकों व एजेंसी से निविदा या बिड मांगी है? ठीक बात है, तो केंद्र सरकार ने LIC के लिए IPO ला रही है केंद्र सरकार। ठीक हो गई बात। LIC के लिए केंद्र सरकार IPO ला रही है, आप जानते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने मर्चेंट बैंकों और एजेंसी से निविदा मांगी है। जो मर्चेंट बैंक और एजेंसीज होती है ना, जो फाइनेंस के सेक्टर में काम करती हैं, अगर मान लो केंद्र सरकार चाह रही है कि मैं LIC के 5 से 10% जो है शेयरों की बिक्री पब्लिक में करूं, तो कितने रुपए में करे, इसके लिए भी तो एनालाइज होना चाहिए। ये उसी के एनालाइज की प्रोसेस है जिसके लिए केंद्र सरकार ने मर्चेंट बैंक और एजेंसी से निविदा मांगी है, तो ये वो है। चलिए मैं आपको ना 2-3 चीजें बता देता हूँ। ऊपर एक शब्द आया है IPO, उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए IPO का मतलब क्या होता है? IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक रूप से। देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है और वो अभी शेयर बाजार में गैर सूचीबद्ध है, यानी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक हो गई बात।
तो अब मान लीजिए गैर सूचीबद्ध कंपनी अपना शेयर जारी कर रही है। शेयर क्या करती है, छोटी कंपनियां या कंपनी अब पैसा, देखिए कंपनी के मान लीजिए LIC में मान लीजिए सरकार का शेयर है और किसी का शेयर है। वो चाहते हैं कि सरकार चाहती है कि मैं अपना शेयर कम करूं, क्योंकि सरकार अपना पैसा कम लगाना चाहती है, सरकार वहां से पैसा निकालना चाहती है और सरकार चाहती है कि मैं जनता का पैसा लगाऊं। तो सरकार क्या करेगी, सरकार अपना 5 से 10% शेयर जो है उसे क्या कर रही है, उसे IPO निकाल रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप समझिए। मान लीजिए उन्होंने कहा कि 1000 रुपए के IPO निकालने, तो सरकार ने कहा 10-10 रुपए का शेयर निकाल लूंगी मैं और 100 शेयर निकालेंगे तो 1000 रुपए के हो जाएंगे। तो सरकार कहेगी मैं 100 शेयर ला रही हूँ और जो भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। तो व्यक्ति क्या करते हैं, IPO के लिए, शेयरों के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर लाती है ना तो उसे बोलते हैं IPO। ठीक बात है, जब पहली बार ला रही है इसका मतलब वो शेयर बाजार में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे IPO बोलते हैं। अब मान लीजिए कंपनी शेयर ले आई, उसके बाद कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो पैसे की जरूरत से उसे अपना व्यापार बढ़ाना है, व्यापार को एक्सपेंड करना है और कहीं इन्वेस्ट करना है। तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी SEBI से अनुमति लेकर के फिर FPO लाती है। FPO का मतलब हो गया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी कि जब IPO लाई थी तो वो रजिस्टर्ड नहीं थी, गैर सूचीबद्ध थी। IPO लाने के बाद वो सूचीबद्ध हो गई, तो सूचीबद्ध होने के बाद जो शेयर इशू किए जाते हैं उन्हें FPO कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य वही है पैसा जुटाना, कंपनी का एक्सपेंड करना, व्यापार को बढ़ाना, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो IPO और FPO आप समझ गए होंगे। जब पहली बार गैर सूचीबद्ध कंपनी शेयर जारी करती है बाजार में तो उसे IPO कहते हैं। जब IPO जारी करने के बाद वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो कभी भी शेयर जारी करेगी तो उसे FPO बोला जाएगा। इसके अलावा कई तरह के शेयर होते हैं। एक राइट शेयर होता है, आप कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा व्हाट इज राइट शेयर, कमेंट में, मैं वेट करूंगा। चलिए, उसके बाद एक आधी चीज और बताए तो एक होती है LIC। आप जानते हैं LIC की हम बात करें, LIC स्टैब्लिश हुई थी 1 सितंबर 1956 को। ठीक है, याद रखिएगा। और आपसे पेपर में पूछे LIC के सुधार के लिए एक कमेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्होत्रा समिति। तो आप देखिएगा मल्होत्रा समिति का संबंध किससे, LIC में वो सुधार से, रिफॉर्म हुए थे तो उसी से संबंधित है। ठीक होगी बात। इसके अलावा एक GIC होता है। LIC इज द लाइफ इंश्योरेंस, GIC इज द जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस कब की है, जनरल इंश्योरेंस 22 नवंबर 1972 की है जनरल इंश्योरेंस, आप याद रखिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने NSG CISF की तर्ज पर एक स्पेशल प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी फोर्स बनाने का काम किया। यूपी लगा हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि भाई यूपी बना रहा है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बना रहा है। उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य क्या है, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, अदालतें हैं, ठीक है। तो इन सब की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल जो फोर्स बनाई जा रही है, ये इन्हीं स्पेसिफिकली इन्हीं बॉडीज की सुरक्षा करेगी। ठीक होगी बात। अब क्या है, पुलिस पे ही सारा बर्डन है, क्राइम भी पुलिस देखे, सिक्योरिटी भी पुलिस देखे, किसी का स्वागत करना है वो भी पुलिस देखे। तो उससे क्या होता है, कहीं ना एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब वो सारे काम जनरल रूटीन के हो जाते हैं तो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम होती है। तो इसीलिए अब क्या कर रहा है, एक स्पेशलाइज फोर्स है जिसका काम ही यही होगा कि भाई आपको सिक्योरिटी करनी, बैंक की तो वो बैंक की सिक्योरिटी करेंगे, इसके अलावा कुछ और काम नहीं करेंगे। ठीक है, जब एक ही काम पे फोकस रहेगा तो उनका स्पेशलाइजेशन भी हो जाता है उस काम के लिए। स्पेशलाइज तो वैली है वो ट्रेनिंग के लिए, और स्पेशलाइज वो काम कर करके भी हो जाते हैं। ठीक हो गई बात। चलिए मैं नेक्स्ट चल रहा हूं। कह रहा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन शुरू किया जिसका संस्थापक भारत है। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने ये गठबंधन बनाया है। ठीक हो गई बात। ये 30 जून से लागू हो गया। ये उद्देश्य क्या है, देखिए गरीबी उन्मूलन के लिए, देखिए पहले ही विश्व में गरीबी जैसी बड़ी समस्या है, उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर जो ये वैश्विक महामारी आ गई है, इससे भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं गरीबी, कुपोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, आवास, ऐसी बहुत सी समस्याएं जो गरीबों से पहुंच से बाहर है, तो उनको सोशल सिक्योरिटी कैसे मिले उसके लिए ये शुरू किया गया है। तो भारत इसका संस्थापक सदस्य बना है। ठीक हो गई बात। एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, देखिए विश्व के 2000 लोगों के पास ना विश्व की 60% संपत्ति है। देखिए क्या मतलब, कितनी शर्म की बात है कि कितना पैसे का कितना सेंट्रलाइजेशन हो रहा है।
मतलब गरीब आदमी तक पैसा पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक बात है। चलिए यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। यूएन संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही तो महासचिव कौन है? महासचिव एंटोनियो गुतरेस है ना। एंटोनियो क्या है? एंटोनियो गुतरेस जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। चलिए एक चीज और पूछ लूं मैं आपके, अब आपसे पूछे भारत के भी तो परमानेंट मेंबर होंगे संयुक्त राष्ट्र में, तो वो कौन है? वो है टी.एस. त्रिमूर्ति हैं। ठीक होगी, भारत के परमानेंट मेंबर इन संयुक्त राष्ट्र तो वो टी.एस. त्रिमूर्ति है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप आ जाइए मेरे साथ। कह रहा किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है? देखिए ये क्या नाम है आपका? सांस्कृतिक मंत्रालय ने की है। क्या है संकल्प पर्व? संकल्प पर्व क्या है? देखिए इसमें ना पेड़ लगाने का अभियान है। इसमें 5 पेड़ लगाए जाएंगे। फिर मैं आपको समझाता हूँ 5 पेड़ क्यों, किस किस चीज के है, पहले आप ये देख लीजिए संकल्प पर्व में। एक है बरगद, एक है आपका आंवला, एक है आपका पीपल, एक है आपका अशोक, ठीक है, और एक है आपका बेल। तो ये 5 पेड़ लगाए जाएंगे। अब आप कहेंगे 5 पेड़ लगाए जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इन्हीं को पंचवटी भी कहते हैं। पंचवटी में ये 5 पेड़ थे, इन्हीं पंचवटी कहते हैं। तो क्या है उद्देश्य? पंचवटी वृक्ष लगा करके लोगों में वृक्षों के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता लाना, यही हमारा कार्यक्रम है जिसका नाम संकल्प पर्व दिया है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने ये शुरू किया है। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा पीरामल फार्मा में किस कंपनी ने $49 करोड़ का निवेश का ऐलान किया है? देखिए ये पीरामल फार्मा अभी चर्चा में थी, इसने कोविड-19 की दवा डिक्लेरेशन की थी। खैर, तो कार्लाइल ग्रुप है जो पीरामल फार्मा में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक बात है, ये लगभग 20% का इन्वेस्ट कर रहा है पीरामल फार्मा। आप चलते हैं, मैं इसको बताता हूं। अब आप कहेंगे पीरामल फार्मा में जो निवेश कर रहा है कार्लाइल ग्रुप, ये कौन है? देखिए कार्लाइल ग्रुप क्या है? अमेरिका की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। किसकी? अमेरिका की इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये कोई प्रोडक्शन नहीं करती है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ठीक बात है, पैसा लगाते हैं, देखते हैं जो कंपनी लाभ में चल रही है, जिसका फ्यूचर है, वहां अपना पैसा लगाते हैं, फिर प्रॉफिट्स को बांटते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। ठीक बात है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कार्लाइल ग्रुप में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। इस कार्लाइल ग्रुप ने अभी भारत की किसी टेलीकॉम कंपनी में भी निवेश किया था, तो आपको बताना है कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसमें कार्लाइल ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है। आप मैसेज करके मुझे बताइएगा, मैं वेट करूंगा आपके मैसेज का। आप लोग पढ़ते नहीं, शायद मैसेज ही नहीं करते आप लोग, है ना। चलिए मैसेज करिएगा, मैं वेट करूंगा। चलिए मैं आगे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है किस राज्य ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है? तो महापरवाना योजना को आप देखें, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। देखिए उद्देश्य क्या है? उद्देश्य निवेश बढ़ाना है। निवेश बढ़ेगा तभी रोजगार सृजन होंगे। तो महापरवाना योजना शुरू की है महाराष्ट्र ने कि जो 50 करोड़ या उससे ऊपर का निवेश है, उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा, उसके लिए महापरवाना योजना लागू हो जाएगी। महापरवाना योजना में क्या है? महापरवाना योजना में है, देखिए कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 25 विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है। अब 25 विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है तो बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इन्वेस्टर जो है ना बचता है। लाल फीताशाही आप जानते हैं हमारे यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट को जो है ना डिमोरलाइज करती है। तो 25 विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार ने क्या कहा? ये अनुमति 30 दिन में मिलेगी। अगर 30 दिन में मान लो विभाग आपने अप्लाई किया, आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं और आपको अनुमति नहीं मिली, तो 30 दिन बाद अपनी फैक्ट्री चलाइए आप। अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने तो अप्लाई कर दिया था। ये है, इसका मतलब है जस्ट प्लग एंड प्ले की थ्योरी है इनकी। आइए और इन्वेस्ट कीजिए, आपको इन्वेस्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा। ठीक है, जिससे आप सभी जगह ये आपको योजनाएं आगे आगे मिलेंगी। नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। कह रहा सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस आप जानते हैं 29 जून को मनाया जाता है। आप जानते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बर्थडे पे मनाया जाता है ये सांख्यिकी दिवस। कौन है प्रशांत चंद्र महालनोबिस? देखिए इन्होंने सांख्यिकी का एक सेट तैयार किया था। क्या उद्देश्य क्या था? पॉपुलेशन हो रही थी अंग्रेजों के समय ना, उस समय पॉपुलेशन का सैंपल तैयार करने के लिए इन्होंने एक सांख्यिकी मॉडल तैयार किया था पॉपुलेशन सैंपल के लिए। तो
तो इसीलिए इनके बर्थडे पे सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। फिर इन्होंने इंडियन भारतीय सांख्यिकी संस्थान की भी स्थापना की थी। किसकी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक हैं ये। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक बात है। 1931 का भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक बात है। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए। देखिए 1931 में स्थापित हुआ। 1959 में भारतीय संसद ने प्रस्ताव पारित करके इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया था। कैसा? राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया था। ठीक हो गई बात? 1959 में। चलिए मैं आगे चलता हूं। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। एक चीज और देख लेते हैं। जो 2020 में सांख्यिकी दिन मनाया गया है, सांख्यिकी डे, तो इसकी थीम क्या थी 2020 की? ठीक है, कह रहे इसकी थीम थी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक बात है। 2020 की सांख्यिकी दिवस की थीम थी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग थी। नेक्स्ट आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन के कर्जदाता को कितने % ब्याज सहायता देने की छूट दी है? ठीक है, हम बता देते हैं। ये छूट जो है ना 2% दी है शिशु लोन के तहत, ब्याज सब्सिडी दी है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, मतलब जितना आपका ब्याज लगता था, लोन लिया आपने उस पर इतना ब्याज लगता था, उस पर 2% की छूट दे दी शिशु लोन के लिए। तो देखिए ये मुद्रा योजना के तहत चल रहा है। देखिए लिखा भी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना कब की है? 8 अप्रैल 2015 की है मुद्रा योजना। आपके यहाँ पे उत्तराखंड का एक पेपर हुआ था पीसीएस यानी लोअर पीसीएस, उसमें ये डेट पूछी हुई थी। पहली बात तो ये है। मैं अब आपको बता देता हूँ 3 तरह के लोन होते हैं इसमें। ये पहला होता है शिशु लोन। कौन सा लोन? शिशु लोन। शिशु लोन में कितने तक का लोन मिलता है? अप टू 50,000 यानी 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। शिशु लोन कहते हैं उसे। ठीक बात है। 10,000 से 50,000 तक का जो भी है, 50,000 से नीचे होना चाहिए वो शिशु लोन है। फिर होता है दूसरा होता है किशोर। किशोर है 50,000 से 5 लाख के बीच। ठीक होगी बात? किशोर लोन है। उसके बाद होता है तरुण। तरुण होता है 5 लाख से 10 लाख तक का जो लोन है वो होता है आपका तरुण लोन। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो जो सरकार ने शिशु लोन पे ब्याज सब्सिडी दी है 2% की, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है सरकार का? आप जानते हैं जो मेहनत करना चाहता है ना भारत में, उसके पास कैश की समस्या है। और सबसे बड़ी बात है छोटे छोटे लोन जो है ना बहुत ज्यादा रोजगार जनरेट कर सकते हैं। आपके पास 10,000 रुपये है, 20,000 है, 50,000, लेकिन आप कहेंगे मैं काम नहीं है, रोजगार नहीं। लेकिन एक गरीब आदमी जो है ना, जो मेहनत करना जानता है, वो 10,000 रुपये लेकर के आपसे ई रिक्शा या मतलब सब्जी की ठेली लगा के शाम को अपने पैसे कमा लेगा। मतलब वो कहीं ना कहीं रोजगार जनरेट कर लेगा। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने ये शुरू किया है। नेक्स्ट आ रहा हूं मैं, आप मेरे साथ आ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिका ने किस देश के रक्षा उपकरणों और तकनीकी के निर्यात से प्रतिबंध कर दिया है? ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए अमेरिका ने जो ये प्रतिबंध किया है ना, हांगकांग पे किया है। क्यों किया है मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। फिर देखिए हांगकांग पे ना ब्रिटेन का कब्जा था। तो 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने हांगकांग को मुक्त कर दिया था, लेकिन शर्त रखी थी। क्या रखी थी? हांगकांग चीन को दे दिया था, लेकिन कहा था उसकी स्वायत्तता बनी रहेगी। चीन को देने के बाद कहा था स्वायत्तता बनी रहेगी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि एक देश यानी कि चाइना, पूरा हांगकांग भी उसके अंदर, 2 प्रशासन होंगे, लेकिन चाइना का प्रशासन अलग और हांगकांग का प्रशासन अलग होगा। ये शर्त रखी थी। आप समझ गए होंगे, ठीक होगी बात। लेकिन चीन ने क्या किया? चीन ने अभी 1 जून 2020 को एक कानून पास किया जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अब आप कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है? चीन ने क्या किया?
एक राष्ट्र दो कानून की थ्योरी को समाप्त कर दिया और कहा कि चीन का ही कानून अब हांगकांग में भी लागू होगा, जिसका ब्रिटेन और अमेरिका विरोध कर रहे हैं। तो यही कह करके अमेरिका ने कहा है कि मैं आपको अब कोई भी हांगकांग को नहीं करूंगा, क्योंकि चीन का प्रभुत्व स्थापित हो गया है वहां पे और इसका विरोध करें। हालांकि भारत की अगर नीति की बात करूं, भारत ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन अगर चाइना के साथ ऐसे ही डिस्प्यूट रहा तो भारत को भी स्पष्ट रूप से हांगकांग के साथ उतरना पड़ेगा। चीन ने वहां पे बहुत ज्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रखा है और जो लोग विरोध प्रदर्शन हो रहे चीन के खिलाफ पूरे हांगकांग में, लेकिन चाइना ने पूरा UNHRC की पूरी वो भी है, डिटेल भी है ह्यूमन राइट कमीशन की। चलिए मैं आगे चलता हूं। कह रहा खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेल को डोप मुक्त बनाने के लिए 30 जून को कौन सा ऐप लॉन्च किया है। देखिए डोप के लिए हमारी एजेंसी कौन है, नाडा, तो नाडा ऐप दिया है इसका नाम। आप जानते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो गई नाडा तो, और ऐप का मतलब होगा एप्लीकेशन। इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे ऐप से जुड़ेंगे और उस ऐप के माध्यम से आप जो डोपिंग कर रहे हैं खिलाड़ी, आजकल आप देख रहे होंगे, उसके होने वाले नुकसान और उनसे दूर करने के लिए संवाद स्थापित किया जाएगा, आपसी संवाद। ठीक होगी बात, जिससे खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन हो सके और वो इन चीजों से बच सकें। ये ऐप है। नेक्स्ट कह रहा इंडियन एयरफोर्स को टिड्डी दल से निपटने के लिए अब किस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया है। देखिए मैंने अभी बताया था MI-17, अभी हमने कहा था ड्रोन का, MI-17 का इस्तेमाल कर रहे हैं ये अब टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। किनका बर्थडे होता है, VC रॉय का बर्थडे होता है, विधान चंद्र रॉय का। उन्हीं के जन्म दिवस पर आपका डॉक्टर डे मनाया जाता है। क्या उद्देश्य देख कब से मना रहे हैं हम, ये से 1991 से मनाया जा रहा है, 1991 से सेलिब्रेट किया जा रहा है ये, ठीक बात है। दूसरा इस बार की थीम देखनी चाहिए, थीम थी इस बार की कोविड-19 से मृत्यु दर कम करना। ठीक है, आप देख रहे हैं सारा लक्ष्य वही है, कम करना, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रिकवरी कर सकें, जो लोग पेशेंट हो इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको बचाया जा सके, उद्देश्य यही था। तो इस बार की थीम यही थी। नेक्स्ट पे आ रहा हूं। कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए PC महालनोबिस पुरस्कार से नवाजा गया। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप देखिए C रंगराजन को ये उपलब्धि के लिए, उनकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए PC महालनोबिस पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट आ रहा हूं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, फटाफट करते हैं। कह रहा नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है। देखिए ये भी आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को आपकी ICAI की स्थापना हुई थी, 1 जुलाई 1949 को ICAI की स्थापना हुई थी। ICAI का मतलब क्या है, ICAI का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक हो गई बात। तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो उसी से तब से ही मनाया जाता है ये आपका। नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। कह रहा किस देश की एयरलाइंस पर 6 माह के लिए यूरोप में उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई है। तो यूरोप में रोक लगाई है पाकिस्तान पर। आप कहेंगे ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तान ने। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बाकी बड़ी आपको हंसी भी आ सकती है। पाकिस्तान अभी ना कराची में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था मई में, आप जानते हैं। तो उसकी जांच हो रही थी, जांच होते होते पता लगा कि पाकिस्तान में जितने पायलट भर्ती हो रखे हैं उसमें से बहुत सारे जो हैं फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर भर्ती हो रखे हैं। इसका मतलब क्या है, वो पायलट बने कैसे हैं, फर्जी धोखाधड़ी से सेटिंग करके बने हैं। तो अब वो फर्जी सेटिंग करके बने हुए हैं, वो विमान उड़ाएंगे तो जरूर डेफिनेटली कुछ दिक्कत हो सकती है। तो यूरोप ने इसलिए क्या करा, यूरोप ने प्रतिबंध लगाया है। ठीक है कोई बात। चलिए मैं आगे चलता हूं, आप मेरे साथ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा किस भारतीय कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई जिसके ह्यूमन ट्रायल की अनुमति ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल द्वारा दे दी गई है। तो देखिए वो कंपनी का नाम है भारत बायोटेक इंडिया। भारत बायोटेक इंडिया प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, वायरस का वायरोलॉजी है, ये पुणे में है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दोनों ने मिल करके ये दवा बनाई है जिसका नाम कोवैक्सीन रखा है। अब इसके ह्यूमन ट्रायल दिया गया है। देखिए अब इसमें क्या करा गया है मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको, अगर ये हो गया ना सफल तो देश की पहली वैक्सीन हो जाएगी कोवैक्सीन, भारत में निर्मित। तो आपको मैं बताता हूँ, देखिए इसमें ना डेड वायरस का यूज किया गया है। डेड वायरस का मतलब देखिए वायरस ना तो मरता है ना जिंदा, मतलब इनएक्टिव वायरस है, उसको ना व्यक्ति की बॉडी में प्रवेश कराएंगे इस दवा के माध्यम से, और फिर बॉडी में उस वायरस के प्रति बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी। तो वो ट्रायल किया जा रहा है इस कोवैक्सीन दवाई के द्वारा। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। कह रहा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया है। देखिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 तक के लिए कर दिया है। ठीक होगी बात। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को कवर करना है इसमें, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को। ठीक है, इसका जो बजट है वो पूरा 90,000 करोड़ का बजट है इसका पूरा का पूरा। क्या करेंगे इसमें केंद्र सरकार, इसमें केंद्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम या तो गेहूं, आइदर गेहूं और चावल देगी 5 किलो, ठीक है, हर महीने, और 1 किलो चने की दाल देने का प्रावधान किया गया है। ठीक बात है, चने की दाल। चलिए मैं नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना काल में गरीबों को फ्री राशन दिए जाने की योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जून 2021 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव है अगले साल, तो वहां पे ये सब चीजें अब आगे आपको चर्चा में पश्चिम बंगाल ही मिलेगा कई योजनाओं में। ठीक होगी बात। जून 21 तक बढ़ाया गया। नेक्स्ट कह रहा के वेणुगोपाल को दोबारा भारत का अटॉर्नी जनरल कितने समय के लिए बना दिया गया है। देखिए उनका 1 साल के लिए कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है। 2017 से थे वो के वेणुगोपाल। क्या बनाया गया, भारत के अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या है, मतलब है कानूनी सलाहकार भारत सरकार का। ठीक है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार भारत सरकार का। ठीक होगी बात, नंबर 1 बात। दूसरा मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा अटॉर्नी जनरल के बारे में, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए आर्टिकल 76 के 1 के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति की। ठीक होगी बात। क्या योग्यता है अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता है वही अटॉर्नी जनरल बनने के लिए योग्यता है। ठीक होगी बात। तो आपसे पूछे वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल, तो के वेणुगोपाल हैं। और भारत के पहले कौन थे, 1950 में बने थे MC सीतलवाड़, वो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। ठीक बात है। अब आपसे पूछे कि नियुक्ति की तो योग्यता है, इन्हें हटाते कैसे हैं। देखिए हटाने के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। क्या है ये, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब चाहेंगे राष्ट्रपति इसे हटा सकता है, यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर हटाएगा, आप जानते हैं, तो हटा सकता है। ठीक होगी बात। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। आर्टिकल 76 के 1 के तहत इनकी अपॉइंटमेंट होती है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल होगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। आप जानते हैं कोरोना के केसेस अभी दिल्ली में हमने पढ़ा था, दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाया गया है और महाराष्ट्र में ये प्लाज्मा प्लेटिना शुरू किया गया। उद्देश्य वही है, प्लाज्मा से कैसे उपचार किया जाए मरीजों का, तो वही थ्योरी है जो दिल्ली में थी। ठीक होगी बात। ये बड़े स्तर पे किया जा रहा है। प्लाज्मा क्या होता है आपको पता है, ब्लड प्लाज्मा आपको, लेकिन वो देख लेना चाहिए। देखिए हमारे ब्लड का ना 55% पार्ट जो है ना प्लाज्मा होता है, 55% भाग। अब आप कहेंगे क्या करता है ये, देखिए ब्लड सेल्स इसी में होती है, तो ब्लड सेल जो होती है WBC RBC उनका संवहन जो है यही करता है प्लाज्मा के द्वारा। ठीक होगी बात। दूसरा, रक्त का कोएगुलेशन, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है प्लाज्मा। रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन होता है, देखिए आपके शरीर में जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम में जो चीज़ें उपयोगी होती हैं बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, जो अनुपयोगी होती हैं उनको बाहर भी तो निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए मान लीजिए लीवर में कुछ बना और उसको हमें बाहर निकालना है बॉडी से, ठीक है, तो बाहर निकालने के लिए आप यूरिन पास करेंगे, तो यूरिन के रूप में यहाँ तक कौन पास करेगा, उसे प्लाज्मा ही ले जाएगा।
प्लाज्मा उसका परिवहन करेगा, यहाँ से अनावश्यक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो प्लाज्मा की बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट कार्य है, ठीक है, उत्सर्जी अंगों तक ले जाता है। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं मैं, वीडियो बड़ी हो रही है। कह रहा किस राज्य में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? चलिए हाँ, हमारे उत्तराखंड में मुंशियारी जगह है। मुंशियारी कहाँ है? मुंशियारी आपके पिथौरागढ़ में है, जहां पर भारत का पहला कवक पार्क बनेगा, इसकी घोषणा हो गई है। ठीक हो गई बात। कवक पार्क, आप देखिए कवक पार्क यहाँ क्यों बनाया गया? एक तो मुंशियारी का जो ना एटमॉस्फेयर कवक के अनुकूल था, अनुकूल वातावरण के कारण ही इस जगह को चुना गया है, नंबर 1 बात। नंबर 2, कवक क्या करता है? कवक जो है ना, एयर पॉल्यूशन में कवक की बड़ी भूमिका होती है। एयर पॉल्यूशन में एक बार पेपर में पूछा गया है, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है कवक, ठीक है, आप ऐसे समझिए। और दूसरा, खाने वाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं हैदराबादी बिरयानी में कवक का प्रयोग होता है। कौन सी बिरयानी में? हैदराबादी बिरयानी में, ठीक होगी, प्रमुख रूप से होता है। ठीक हो, हमारे यहाँ पे चमोली, पिथौरागढ़, ये कई 3-4 जिले हैं जहाँ पे कवक के लिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण पाया गया है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा भारत ने भूटान के साथ किस जल विद्युत परियोजना पर सिग्नेचर किए हैं? कितनी किए हो? ठीक है, देखिए भारत ने 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना पर सिग्नेचर किए हैं। उस परियोजना का नाम है कोलोंगछू। क्या नाम है? मैं आपको देखिए इंग्लिश में स्पेलिंग लिख देता हूँ, कोलोंगछू। ठीक होगी बात। कोलोंगछू प्रोजेक्ट है जो भारत और भूटान के बीच में एग्रीमेंट हुआ, 600 मेगावाट का है। भारत की तरफ से सतलज विकास निगम लिमिटेड करेगी और उसकी तरफ से ड्रून करेगी। ड्रून एक कंपनी है उनकी, ड्रून लिमिटेड भूटान की, तो वो करेंगे। दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। भूटान में ही लग रही है, 600 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताया तो फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट पूरा हुआ भारत भूटान का 720 मेगावाट का, उसका नाम देख लेते। क्या नाम है? मंगदेछू है उसका नाम। क्या है? मंगदेछू प्रोजेक्ट है जो अभी हाल ही में पूरा हुआ है, 720 मेगावाट का। ठीक बात है। इसके अलावा भी एक प्रोजेक्ट है पुनांतछू, भारत भूटान के बीच में, ये पेंडिंग पड़ा है, अभी पूरा होने वाला है। ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा चूका आदि कई परियोजनाएं जो भारत भूटान के बीच में पहले बन चुकी हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप आ जाइए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है 30 जून को। ठीक होगी बात। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। चलिए आप ऐसे कह दीजिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्री, IPU एक संस्था है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक बात होगी, आप याद रखिएगा। कब का है IPU? IPU 1889 का है और गैब्रिएला इनके अध्यक्ष हैं अभी। ठीक है, ज़्यादा मैं डिटेल में जाना नहीं, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गैब्रिएला बैरोन इसके अध्यक्ष हैं। तो 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म मनाया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूँ मैं। चलिए देखिए आपकी वीडियो पूरी हो गई। मैंने कोशिश की आपको समझाने की। 2 तारीख तक का पूरा करंट अफेयर हो गया। आप ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।